This call is now being recorded. This call is now taking notes. द्वितीय सत्र में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव उपाध्यक्ष समवाय फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में के तिवारी जी उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर भी हैं और आज के फैकल्टी भी हैं और बीएचपी के हमारे हेड फैकल्टी हैं, उनका स्वागत है। हमारे डॉक्टर कोमल बालवानी उपस्थित हैं जो नेचुरोपैथ भी हैं और हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। तो हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे आयुर्वेदिक विषय पर, हम लोग बीएचबी पर अब चर्चा करने जा रहे हैं और बीएचबी में हम लोगों ने ब्लड पर 2 क्लासेस तिवारी जी ने लिए थे। आज उस पर वो तीसरा क्लास और अंतिम क्लास दे रहे हैं। तो तिवारी जी का पुनः स्वागत और उनको मैं सौंप रहा हूँ, मुझे शेयर करने की आवश्यकता नहीं। सर प्रणाम और उपस्थित सारे साथियों को प्रणाम। हम लोग बीएचबी में ब्लड पर कुछ आगे चर्चा करेंगे। 2 क्लास जैसा सर बोले हैं कर चुके हैं हम लोग। कोमल आ गई है क्या सर? हाँ, खुल रहा है। कोमल प्रेजेंट है क्या? कोमल है, कोमल है, डॉक्टर कोमल है। उन्होंने ऑफ कर रखा अपना वो वीडियो ऑफ डॉक्टर कोमल। डॉक्टर कोमल आ गई? डॉक्टर कोमल 4 मिनट का मांग रही थी ना वो, तो आई नहीं तो चलेंगे, थोड़ा 2 मिनट वेट कर लिया। 1 मिनट वेट कर लीजिए। हाँ, 1-2 मिनट वेट कर लेते हैं क्योंकि ब्लड जो ये कंपोनेंट है ये एनर्जी को सर्कुलेट करता है। जैसा आपने बताया वो थ्रू लंग्स वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करता है, मिनरल विटामिन इन सब चीजों को ट्रांसपोर्ट करता है। तो उसके एक जो सेल्स है उसका फंक्शन होता है एनर्जी को सर्कुलेट करना, जो आरबीसी के फॉर्म में है, रेड ब्लड सेल्स, जिनको हम लोग इरिथ्रोसाइट बोलते हैं। और इसका मेन पार्ट न्यूक्लियस नहीं, और इसका मेन पार्ट है हीमोग्लोबिन। और अगर हीमोग्लोबिन को हम लोग देखेंगे वॉल्यूम के हिसाब से तो 14 ± पर 100 ml ब्लड इसकी वैल्यू होती है। तो ये है एक आरबीसी। और हम लोग डब्ल्यूबीसी जो प्रतिरक्षा प्रणाली है, जो ब्लड में आए हुए पैथोजेनिक फैक्टर्स या जो भी ब्लड के लिए बॉडी के लिए नुकसानदेह उनके अगेंस्ट काम करती है, ये प्रतिरक्षा प्रणाली है। और थ्रोम्बोसाइट जिसके हम लोग बात कर रहे थे, प्लेटलेट्स, ये जो है ब्लड की क्लॉटिंग में मुख्य फैक्टर है, या वेसल्स में जो टूट फूट हो जाती है उनकी पैचिंग करती है। क्योंकि थ्रोम्बोसाइट्स के पार्टिकल साइज में सबसे छोटे हैं, उसके बाद आरबीसी है और उसके बाद डब्ल्यूबीसी के अलग अलग पार्टिकल्स हैं। तो ये पैचेस के काम करती है और ब्लड बहने में क्लॉटिंग का भी काम करता है। ये 3 पार्टिकल्स हैं, इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। नाउ स्टार्ट, कैन वी स्टार्ट? रुका जा, आप ज्वाइन कर लेंगे अभी, 2 मिनट लग रहा होगा। प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, शाम को उसी जो आता होंगे तो आ रही होगी, ज्वाइन करेंगे। तो लेट अस फिर आगे हम लोग शेयर करते हैं कुछ इंफॉर्मेशन। हम लोगों ने ब्लड्स की 3 पार्टिकल्स की बात की थी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स मुख्य रूप से। और भी कुछ डिजीज की बात की थी हम लोगों ने, ल्यूकेमिया और एड्स और ये सब चीजों का। अभी हम लोग ब्लड्स का जो भौतिक गुण है कि ब्लड जिन गुणों को हम फिजिकली या केमिकली मेजर कर सकते हैं, तो एग्जैक्टली जो फिजिकल प्रॉपर्टी है इनके बारे में थोड़ा जानते हैं कि कैसा होता है, कैसा दिखता है, मेजरमेंट करते हैं तो कैसा होता है, कुछ प्रेशर जो इसमें है। तो जो ब्लड का कलर है वो आर्टरीज में स्कारलेट रेड है और पर्पल रेड सिराओं में दिखते हैं। माने वेन्स में पर्पल रेड है और स्कारलेट रेड आर्टरीज में है। वो कलर इसलिए होता है कि हम लोगों ने चर्चा किया था कि ऑक्सीजन युक्त जो ब्लड है ना, जिसमें ऑक्सीजन जिस हीमोग्लोबिन जो कैरी कर रहा होता है, उस केस में वो स्कारलेट रेड होता है। और जब सिराओं में, वेन्स में जब ब्लड वापस आ रहा होता है हार्ट की तरफ, तो ये पर्पल रेड होता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का कलर
थोड़ा ब्लूइश है, तो वो इसीलिए वो पर्पल रेड दिखाई देता है। हम लोग ये बोल सकते हैं थोड़ा ब्लू दिखता है। एग्जैक्टली सिर्फ यहाँ पर जो चेंजेस है कलर का, वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के अवेलेबिलिटी के कारण। अगर ऑक्सीजन अवेलेबल है तो वो स्कारलेट रेड दिखेगा। ऑक्सीजन हर केस में होगा, लेकिन किसी केस में कम होगा और किसी केस में ज्यादा होगा। तो जब वो आर्टरीज में है तब वो स्कारलेट रेड है और हायर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है, और पर्पल रेड है जो हायर कार्बन डाइऑक्साइड के कारण वो पर्पल रेड है। ब्लड का जो वॉल्यूम है शरीर में वो कितना है, थोड़ा सेक्स और एज के हिसाब से चेंज होता रहता है, लेकिन नॉर्मली ये 7.7% ऑफ बॉडी वेट, बॉडी का जो वेट है उसके हिसाब से 7.7% है। अगर आप एक रफ कैलकुलेशन लेंगे तो अप्रॉक्स 5 लीटर के आसपास का ब्लड ह्यूमन बॉडी में सर्कुलेट होता है। गर्भवती महिलाओं में थोड़ा जल ज्यादा रहता है तो ये थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो ये नॉर्मली ये कहा जा सकता है कि 5 लीटर ब्लड है, और हार्ट जो है इसको सर्कुलेट करता है। हार्ट अपने एक स्ट्रोक में 70 ml सर्कुलेट करता है, तो 1 मिनट में 72 अगर सर्कुलेट स्ट्रोक लेता है, मूवमेंट करता है, उतनी बार पंपिंग करता है, तो करीब 5 लीटर के आसपास ही ब्लड वो फ्लो करा देता है पूरी बॉडी में। ब्लड का अगर पीएच देखेंगे जो हम लोग केमिकली जो चाहते हैं, तो ये 7.4 प्लस माइनस 0.004, मतलब 7.4 है। इसको हम लोग बोलेंगे कि ये हल्का क्षारीय है, तो ये इसका पीएच है। 6.8 टू 7.6 में मानव जीवन संभव। अगर ये इसके चेंज होता है 6.8 के बिलो या 7.6 के अब, तो ये क्रिटिकल है ह्यूमन लाइफ के लिए। स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब ये है कि हम लोग पानी से कंपैरिजन करते हैं कि पानी के कंपैरिजन में ये हैवी है या लाइटर है। तो 1.07 है, तो थोड़ा सा ये हैवी है कंपैरिजन टू वाटर। ये कहाँ करते हैं, 4 डिग्री टेम्परेचर पर ये मेजरमेंट होता है कि इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.05 है, मतलब पानी की तुलना में थोड़ा है। विस्कासिटी भी इसकी है, पानी की तुलना में अगर आप देखेंगे तो 4 है, वाटर से 4 टाइम विस्कासिटी। विस्कासिटी मतलब ये वो प्रॉपर्टी है जो फ्लो को रेजिस्ट करती है। जो हायर विस्कासिटी होगा उसमें फ्लो कम होगा, और जिसमें लोअर विस्कासिटी होगा उसमें फ्लो कम होगा। तो फ्लो को रेजिस्ट करने वाली जो प्रॉपर्टी है उसको विस्कासिटी बोलते हैं। तो हायर विस्कासिटी इसकी ब्लड के वाटर के कंपेरिजन में। ऑस्मोटिक प्रेशर है, ये प्लाज्मा प्रोटीन के कारण है, और ये आप देखेंगे 37 डिग्री टेम्परेचर पर तो 281 टू 292 ग्राम मोलैलिटी पर लीटर ऑफ वाटर है। ये एक वैल्यू में जो ऑस्मोटिक प्रेशर है। एक वर्ड आता है हम लोग ब्लड में मेजर करते हैं, ESR, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। मीन्स कि ब्लड को जब कभी हम एक ट्यूब में रख लेते हैं और उसमें एंटीकोगुलेंट मिला देते हैं, तो ये देखना चाहते हैं कि जो ब्लड के पार्टिकल्स हैं वो कितनी देर में सेटल होते हैं उसके नीचे। तो जो ESR है नॉर्मल 0 to 20 mm फर्स्ट आवर में। अगर ब्लड को एंटीकोगुलेंट मिला के रख दिया जाए तो 0 से 20 mm वो 1 घंटे के अंदर उसके जो ब्लड पार्टिकल्स है वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं और प्लाज्मा ऊपर की तरफ दिखने लगता है। तो ये ESR है। फंक्शन जो हम लोग ब्लड का कहेंगे कि ब्लड का फंक्शन क्या है, कुछ मुख्य रूप से तो हम लोगों ने बात किया था कि गैस को एक्सचेंज करता है, O2 और CO2 को ट्रांसपोर्ट करता है, सारी सेल्स को ले जाके O2 देता है, और सेल से रिएक्ट होने के बाद जो CO2 बनता है उसको बाहर ले आता है लंग्स में, जिसके थ्रू बाहर हो जाता है। तो गैस एक्सचेंज करता है। जो सॉल्युबल एलिमेंट्स हैं न्यूट्रिशंस, उनका ट्रांसपोर्ट करता है, मतलब ले जाता है हार्ट से, सर्कुलेट करता है सेल के पास, और उनको एक्सक्रीट भी कराता है, बाहर भी निकालता है। दूसरा रेगुलेशन ऑफ वाटर। एक ग्रोन अप बॉडी में 40 लीटर जल की मात्रा होती है। तो अगर हम लोग ये देखेंगे तो सेल के अंदर 15 लीटर है, और एक्स्ट्रा सेलुलर 15 लीटर है, और इंट्रा सेलुलर सेल के बाहर 15 लीटर और इंट्रा सेलुलर 25 लीटर है। तो इनके बीच में एक समन्वय है जो हम लोग बोलते हैं होमोस्टोसिस। ये बैलेंसिंग का काम करता है कि ब्लड सब चूंकि मूव करता रहता है पूरी बॉडी में, तो ये एक मेंटेन करता है दोनों के बीच में बैलेंस की। इंटरसेलुलर में 25 और एक्स्ट्रा सेलुलर में 15 लीटर बना रहे, प्लस माइनस अगर होता है तो वो मेंटेन हो जाए। दूसरा ये क्या करता है, अब सेलुलर मेटाबॉलिज्म है, जब CO2 बनती है तो वो CO2 को बाहर निकालता है।
तो इस जब अगर CO2 को बाहर नहीं निकालेगा, वो CO2 किसी वजह से ब्लड में रहेगा तो HCl बन जाएगा उसके कंसेंट्रेशन के कारण। इसलिए रक्त का पीएच मेंटेन करने के लिए CO2 को बाहर निकालता है। तो आप देखेंगे कि अगर ये न निकले तो 15 लीटर के बराबर कंसेंट्रेटेड HCl बॉडी में बन जाएगा। इसलिए इसको निकालता है तो ब्लड का पीएच 7.4 के आसपास मेंटेन होता है। पर्पस वो होता है कि CO2 निकालता है, अगर नहीं निकालेगा तो पीएच बैलेंस हो जाएगा। एक तो काम है कि निकालता है, न निकालने के कारण HCl बन जाएगा, तो निकालने के कारण पीएच मेंटेन रहता है। क्योंकि वो सर्कुलेट होता रहता है ब्लड पूरी बॉडी में, वाटर सर्कुलेट होता रहा है और ये सारी चीजें, तो इस सर्कुलेशन के कारण बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करता है। अगर जल निकल जाती है बॉडी से तो आप पानी पीते हैं वापस ब्लड में, तो ये जो प्रक्रिया है ना, हाई स्पेसिफिक हीट जो होती है उसको ये समाहित कर लेता है, वो ले लेता है, फिर सर्कुलेट कर लेता है। क्योंकि वाटर है तो वो इकोराइज हो जाता है, क्योंकि जल में मैक्सिमम पोर्शन भी वाटर है, तो ये हीट को कहीं से ले आता है, कहीं ट्रांसफर कर देता है। तो इसलिए ये पूरी बॉडी में टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है। डिफेंस सिस्टम है ये ल्यूकोसाइड जिसको हम लोग बोल रहे थे, WBC, ये डिफेंस सिस्टम देता है ब्लड का जो पार्ट्स है। और कोगुलेशन, जब कभी कट जाता है बॉडी तो ब्लड में अवेलेबल जो प्लाज्मा प्रोटीन है फाइब्रोनोजन और फाइब्रिन बन जाता है, और कोगुलेशन जो फैक्टर की मदद से ये वहां पर ये ब्लड को बहने से रोक देता है। कोगुलेशन का प्रक्रिया मतलब बॉडी में कट जाने के बाद भी ब्लड को बाहर थोड़ी देर बाद न बहने दे, ये फंक्शन भी ब्लड खुद करता है। तो ये ब्लड के कुछ मुख्य फंक्शन है जो करता है। तो ये ब्लड है, और बाकी इससे रिलेटेड कुछ और चीजें हम लोग जान लेते हैं। इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन जो है, हम लोग एक्चुअली अब ल्यूकोसाइट की बात कर रहे हैं, डिफेंस सिस्टम के ही पार्ट्स है। लिम्फोसाइट जो हम लोगों ने पढ़ा था कि लिम्फ नोड्स में बनते हैं, तो एक लिम्फोसाइट दो तरीके के हैं, एक टी लिम्फोसाइट है और बी लिम्फोसाइट्स। एक्चुअली ये एंटीबॉडी बनाते हैं, मुख्य रूप से ये एंटीबॉडी बनाते हैं, शरीर के प्रतिरोधक इकाई ये अंग है। तो ड्यूरिंग द इंट्रा यूटेराइन लाइफ, जब बेबी जो भ्रूणावस्था में है माँ के पेट में, उस समय ही जो उसके लिम्फोसाइट है वो बोन मैरो से निकलकर थाइमस ग्लैंड और लीवर, इन दोनों में चले जाते हैं। ये यहाँ ध्यान रखना है कि जब भी बच्चा भ्रूणावस्था में मदर्स के पेट में है, उस समय उसके बोन मैरो से लिम्फोसाइट बाहर निकलते हैं। कुछ थाइमस ग्लैंड के पास जाते हैं और कुछ वो लीवर के पास चले जाते हैं, और वो ये लिम्फोसाइट वहां सेंसिटाइज होकर टी लिम्फोसाइट में और बी लिम्फोसाइट में परिवर्तित हो जाते हैं। जो थाइमस ग्लैंड के पास जाता है, सेंसिटाइज होता है, वो टी लिम्फोसाइट होता है, और जो लीवर के पास सेंसिटाइज होता है वो बी लिम्फोसाइट हो जाता है, बनता है। तो ये इसी समय होता है, और वहां से सेंसिटाइज होकर ये जो दोनों है टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट, ये लिम्फ नोड में सेटल हो जाते हैं, बोन मैरो और लिम्फ नोड में, और पूरी जिंदगी मनुष्य को आवश्यकता अनुसार स्पेशलाइज एंटीबॉडी बनाने का काम करते हैं। ये खुद कहां सेंसिटाइज होते हैं? थाइमस ग्लैंड में और लीवर में। लीवर वाला बी और थाइमस वाला टी, थाइमस से टी है और लीवर से बी वाला लिम्फोसाइट है। तो ये बनते खुद हैं। जो बेबी है इनसाइड, उसके ही बोन मैरो से निकलते हैं और थाइमस ग्लैंड और लीवर में चले जाते हैं, वहां से बन जाते हैं और वापस लिम्फ नोड में आके रहते हैं, और पूरी लाइफ लॉन्ग आवश्यकता अनुसार एंटीबॉडीज का निर्माण करते हैं। शरीर में 3 तरह के जो है दुश्मन प्रवेश कर जाते हैं नॉर्मल, वायरस, बैक्टीरिया और अमीबा। ये कोई सेल के अंदर रहता है, सेलुलर सेल में रहता है, और कोई लिक्विड में रहता है। ये जो आते हैं नॉर्मली शरीर में प्रवेश करने वाला जो दुश्मन है वो कोई फ्लूइड में जाता है, और ये भी एंटीबॉडी दोनों, ये भी एक प्रोटीन बनाता, सेंसिटाइज करता है। जो बाहर से आता है वो एक प्रोटीन बनाता है, और ये प्रोटीन एंटीजन है, एग्जैक्टली एंटी, और यही एंटीजन शरीर को एंटीबॉडी बनाने के लिए इन्फ्लुएंस करता है। इस एक डिफिनेशन हम लोग देखने की कोशिश करें कि एंटीजन क्या है और एंटीबॉडी क्या है। एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है जो शरीर में प्रवेश करने पर
प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय करता है और एंटीबॉडी बनाने के लिए प्रेरित करता है। बहुत सारी चीजें शरीर में जाती हैं, लेकिन वो एंटीबॉडी बनाने के लिए स्टिमुलेट नहीं करती हैं। लेकिन जो एंटीजन होता है वो जब प्रवेश करता है, अब बाहर से कुछ भी खाते हैं, सब ऐसा काम नहीं करते हैं, लेकिन वो पदार्थ प्रोटीन के फॉर्म में या किसी और फॉर्म में भी हो सकता है, जो इम्यून सिस्टम को सक्रिय करता है कि तुम एंटीबॉडी बनाओ, एक मटेरियल फॉरेन आया है जो नुकसान कर सकता है। तो इसलिए ये दोनों ही शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। एंटीजन एंटीबॉडी प्रतिरक्षा प्रणाली के महत्वपूर्ण घटक हैं। जब कोई एंटीजन शरीर में प्रवेश करता है तो प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय करता है, फिर जो एंटीबॉडी नामक प्रोटीन का उत्पादन करता है, और यह एंटीबॉडी उस एंटीजन को बांध लेता है और उसको बेअसर करता है। तो जब भी एंटीजन बॉडी में प्रवेश करेगा, एंटीजन एंटीबॉडी बनेगी। लेकिन कुछ ऐसा पदार्थ प्रवेश करेगा जब एंटीबॉडी नहीं बन रही है, तो वो एंटीजन नहीं है। एंटीजन के प्रवेश पर दोनों ही प्रोटीन है। एंटीजन में मे बी कि कहीं कहीं पे प्रोटीन नहीं हो सकता, लेकिन वो भी प्रोटीन है, तो एंटीबॉडी। तो एंटीजन वो है जो इम्यून सिस्टम को सक्रिय करता है एंटीबॉडी बनाने के लिए। तो यहां पर क्या है कि जब भी एंटीबॉडी प्रवेश करता है तो एक प्रोटीन बनाता है, विशेष प्रोटीन, और उसको शरीर जो बॉडी फ्लूइड में माइक्रोफेज है वो उनको इनगल्फ कर लेते हैं, उसको इनटेक कर लेते हैं, और वो क्या करते हैं, वो पूरा इंफॉर्मेशन उस एंटीजन का लेकर और लिम्फ नोड और बोन मैरो को जाके बता देते हैं। ये काम कौन करते हैं? माइक्रोफेज जो है वो क्या करते हैं, एंटीजन की पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और उस इंफॉर्मेशन को लिम्फ नोड बोन मैरो में जो पहले से लिम्फोसाइट है, टी और बी लिम्फोसाइट, उनको ये इंफॉर्मेशन दे देता है कि एक एक्सटर्नल प्रोटीन है, एंटीजन है, प्रोटीन के फॉर्म में भी हो सकता है, वो आया है, वो इस तरह का उसके बारे में इंफॉर्मेशन है, वो दे देता है। उस एंटीजन को समाप्त करने के लिए, किल करने के लिए, जो पहले से माइक्रो टी और बी लिम्फोसाइट है, उस सूचना के आधार पर उस एंटीजन के अगेंस्ट एक प्रोटीन बनाते हैं। वो एंटीबॉडी है जो उस एंटीजन को किल कर सकता है। ये बनने की प्रक्रिया लंबी है। अगर ये इंफॉर्मेशन हमारे टी और बी लिम्फोसाइट को पहले से है, उसको पहले से पता है, और वो जो एंटीजन आया था वो दोबारा अगर आता है, तो वो पहले से उसके पास इंफॉर्मेशन है कि वो इमीडिएटली एंटीजन को किल कर देगा। लेकिन अगर कोई न्यू एंटीजन आता है जो पहले से उसकी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो फिर लिम्फोसाइट को लिम्फोसाइट एंटीबॉडी बनाने में टाइम लगता है। तो ये टाइम 15 दिन भी हो सकता है, 15 दिन। तो इसीलिए कोई नया जब डिजीज आता है जिसकी इंफॉर्मेशन नहीं है हमारे लिम्फ नोड को, तो उसको 15 दिन लगता है उस एंटीबॉडी को बनाने में। और अगर हमारे शरीर में लिम्फ नोड बढ़ा है नया, तो हम ये मान के चल सकते हैं कि ये व्यक्ति लंबा बीमारी से जूझ रहा है, तभी ये लिम्फोसाइट्स बढ़े हैं। तो ये दो तरह के लिम्फोसाइट हम लोग बोले थे, एक लीवर से बनेगा बी, और थाइमस ग्लैंड से जो बनेगा वो टी लिम्फोसाइट, जो बोन मैरो और में रहते हैं उसमें। तो ये क्या करेंगे, जो लिम्फोसाइट टी बनेगा माने थाइमस ग्लैंड से बनेगा, वो शरीर के में जो सेल है, बॉडी में सेल है, उनमें जो दुश्मन प्रवेश कर जाएगा उनसे फाइट करेगा, उनके लिए वो एंटीबॉडी बनाएगा। इस प्रकार को जो टी लिम्फोसाइट है, इसको सेलुलर इम्यूनिटी भी बोलते हैं, क्योंकि इम्यून सिस्टम का ये काम है डिजीज से लड़ना, जो WBC के मुख्य रूप से हम लोग बोल रहे थे। तो ये सेलुलर इम्यूनिटी है। कौन सी? टी लिम्फोसाइट जो एंटीबॉडी बनाएगा वो सेलुलर इम्यूनिटी के लिए बनाएगा, माने सेल में जो एंटीजन आ गया उसको किल करेगा, लाइक स्मॉल पॉक्स वैक्सीन ऐसा। और जो लीवर से बना है बी लिम्फोसाइट, उससे जो एंटीबॉडी बनेगी, वो जो बॉडी में फ्लूइड है उसमें जो एंटीजन आए हैं उनके लिए काम करेगा अगेंस्ट में, उनके लिए एंटीबॉडी बनाएगा। इसको ह्यूमरल इम्यूनिटी बोलते हैं। तो कई बार हम लोग क्वेश्चन भी अपने आते हैं कि सेलुलर इम्यूनिटी के लिए कौन सा लिम्फोसाइट है और
ह्यूमरल इम्यूनिटी के लिए कौन सा, ह्यूमरल माने कि हम लोग लिक्विड की बात कर रहे हैं, फ्लूइड की बात कर रहे हैं, और सेलुलर माने सेल्स में घुसे हुए बात कर रहे हैं। तो सेलुलर इम्यूनिटी के लिए टी लिम्फोसाइट फंक्शन करता है और ह्यूमरल इम्यूनिटी के लिए बी लिम्फोसाइट काम करता है। जैसे हम किसी को वैक्सीन देते हैं ना, जैसे न्यू बॉर्न बेबी को हम लोग बीसीजी का वैक्सीन देते हैं, तो वैक्सीन देने का क्या मतलब है कि हम उस बेबी के बॉडी में एक वीसी जीन का एंटीजन प्रवेश कराते हैं जो डेड होगा या लाइकली टू डेड होगा। तो जब वो एंटीजन प्रवेश कर जाएगा उस बेबी के बॉडी में, तो वो तुरंत लिम्फोसाइट उसको पहचानेगा और उसके लिए 15 दिन के अंदर एंटीबॉडी बना के सुरक्षित कर लेगा, क्योंकि वो वीसीजी का जो एंटीजन है उसकी इंफॉर्मेशन वो ले लेगा। तो जब कभी भी उसको ये डिजीज होगा तो उसको फिर भी इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, वो ऑलरेडी उसको मालूम है कि ये आता है। जितने भी वैक्सीन लगते हैं उनका सिर्फ ये काम है कि बॉडी में एंटीजन प्रवेश कराते हैं, या तो वो डेड एंटीजन है लेकिन उसका शेप वही होगा, उसका प्रोटीन उसके पास होगा, या अबाउट टू डेड होगा। तो हम वैक्सीन इसलिए लगाते हैं कि हमारी बॉडी में उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाए या उसकी पूरी इंफॉर्मेशन मेरे पास हो जाए। अगर कोई बेबी को बीसीजी का टीका नहीं लगाए और उसको इम्पैक्ट आता है तो वो 15 दिन में उसको इम्पैक्ट हालत खराब होगी, क्योंकि उसको इंफॉर्मेशन नहीं है। तो जितने भी वैक्सीन लगते हैं वो हम लोग डेड या अबाउट टू डेड एंटीजन बॉडी में प्रवेश कराते हैं कि इसके जो ये लिम्फोसाइट्स है टी और बी, ये उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके उसके लिए एंटीबॉडी प्रिपेयर करके रख ले, माने उनके पास वो इंफॉर्मेशन हो कि दुश्मन पहले आ चुका है। क्योंकि पहले आएगा तो बना लेगा कुछ दिन में, और लेकिन अभी आएगा तो उसको बनाने में 15 दिन लगेगा अगर उसके पास इंफॉर्मेशन नहीं है तो ये फायदा है हम लोग जो वैक्सीन लगाते हैं उसका, जो सबसे बड़ा फायदा ये है। हम लोग अब ये लिम्फोसाइट्स की बात कर रहे थे, अब हम लोग थोड़ा ब्लड ग्रुप की बात करते हैं कि ब्लड ग्रुप क्या है, कि जो ह्यूमन है या और भी जो प्राणी है जिनमें ब्लड सर्कुलेट होता है, इनके ब्लड में सब थोड़े अलग अलग मौजूद हैं, एरिथ्रोसाइट्स या एंटीजन या एंटीबॉडी। तो अगर हम किसी का भी ब्लड बिना पहचाने, बिना आइडेंटिफाई किए कि दोनों सिमिलर है या नहीं है, अगर एक दूसरे को ट्रांसफ्यूज करा देते हैं तो दिक्कत है। बहुत पहले जब ये नहीं था तो ये बोलता है कि सैनिकों की डेथ हो जाती थी जब भी कुछ ऐसा होता था, दूसरे का खून चढ़ा दिया किसी कारण से। अगर कोई व्यक्ति का पता नहीं, उसका ब्लड आपने चेक नहीं किया, दूसरे का ब्लड चढ़ा दिया तो उसकी डेथ हो सकती है, क्योंकि दोनों के ब्लड मैच नहीं होंगे। तो ब्लड मैच कराना ही जरूरी है। तो ब्लड मैच कराने के लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए आज की डेट में? हम लोग ब्लड में दो चीजें मुख्य रूप से जिसकी चर्चा कर रहे हैं, एक है इरिथ्रोसाइट और एक है डब्ल्यूबीसी। हमने डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, ये क्या करते हैं? ये डिफाइन करते हैं कि हमारा जो ग्रुप है वो कैसा है, या जो एंटीजन है उसमें आरबीसी पर एंटीजन होता है, सेल मेम्ब्रेन जो आरबीसी है उसके ऊपर एंटीजन होता है, और जो आरबीसी है और डब्ल्यूबीसी है उसके पास एंटीबॉडी होती है। क्योंकि हम लोग पहले बात किए थे कि डब्ल्यूबीसी प्रतिरक्षा प्रणाली है ल्यूकोसाइट। तो अब ये जानना है कि हम लोग जैसा सुनते हैं ए ग्रुप है, बी ग्रुप है, ओ ग्रुप है, ए बी है, ये क्या है ये जानने की जरूरत है कि कैसे जानते हैं, इनका आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं कि कौन सा ए है कौन सा बी है। तो कोई भी कैसे ब्लड टेस्ट करता है ए या बी ग्रुप का ब्लड। एक ये पिक्चर हम लोग देखते हैं थोड़ा सा ब्लड ग्रुप को डिफाइन करने के लिए। ये लैंड स्टीनर एंड विनर, ये दो लोगों ने इस पे काम किया, मेरे हिसाब से ये ग्रुप उन लोगों ने डिफाइन किया था। तो जो ये आरबीसी है, रेड ब्लड सेल, इसके ऊपर एंटीजन होता है, और जो ये डब्ल्यूबीसी है जो प्लाज्मा में फ्लो करता है उसके पास एंटीबॉडी होता है जो प्रतिरक्षा प्रणाली है, और आरबीसी जो है एनर्जी ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है, माने वेस्ट को भी ट्रांसपोर्ट करता है बाकी चीजों को। तो ट्रांसपोर्ट इससे करते हैं, प्रतिरक्षा प्रणाली प्लाज्मा है। तो अगर आप इस पहली पिक्चर को देखेंगे, ये ग्रुप ए जिस पे लिखा हुआ है, आप देखेंगे कि जो आरबीसी है, ये आरबीसी का पिक्चर है, जिसमें ये लिखा है ये आरबीसी का पिक्चर है। ये सर्कुलर है, सर्कुलर शेप में हीमोग्लोबिन आरबीसी जिसके अंदर हीमोग्लोबिन रहता है। अगर
अब इसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि ए कैसा होता है और बी कैसा होता है, इसको क्यों बोलते हैं। अगर आप देखेंगे इस पहली पिक्चर को, तो ये आप देखेंगे कि इसके बाहर आउटर सरफेस पर ये आरबीसी की बात हो रही है, इसके ऊपर एंटीजोन है जिसको हम लोग अपनी भाषा में ये बोलते हैं, जो मेडिकल टर्म्स अगर हम लोग बोलेंगे एग्लूटिनोजेन, एग्लूटिनोजेन है, हम लोग इसकी बात कर रहे हैं। ये किस पे होगा, एग्लूटिनोजेन आरबीसी पर होगा, ये ध्यान रखना, आरबीसी पर होगा। तो ये हम लोग देखते हैं कि जो ये ब्लड सेल है आरबीसी, इसके बाहर अगर आप ए देखेंगे तो ये ए बन सकता है, अगर बीच में कटा हुआ नहीं है तब देखेंगे कि ए शेप इसके बाहर बना हुआ है। तो अगर आरबीसी के बाहर ये ट्रायंगल नुमा मीन शेप ए बना हुआ है, जो ये डार्क ब्लैक किया हुआ है, अगर ये बना हुआ है आरबीसी के बाहर, ये शेप दिखता है। और जैसे वो हम जाएंगे ब्लड टेस्ट कराने तो वो शीशे पर एक ड्रॉप ब्लड ले लेता है और थोड़ा ब्लड को फैला के माइक्रोस्कोप से देखने की कोशिश करता है, जो भी ब्लड टेस्ट करते हैं पर्सन, तो वो ये देखने की कोशिश करते हैं कि वो ब्लड के जो आरबीसी पार्टिकल है वो विजिबिलिटी कैसा दिखता है। तो ये जो ट्रायंगल बाहर ट्रायंगल दिख रहा है, अगर इसको देखेंगे तो एक के शेप में है, एक के केवल बीच वाली लाइन नहीं है। तो ये जो शेप दिखता है, इसी शेप से, क्योंकि जो ब्लड ग्रुप डिफाइन होता है वो आरबीसी से डिफाइन होता है, ये ध्यान रखिएगा। ये एंटीजन है आरबीसी और ये आरबीसी के ऊपर रहता है। तो ये क्या करता है, ये अगर शेप ए है की तरह दिख रहा है तो इसको बोलेंगे इसका ब्लड ग्रुप ए है, क्योंकि आरबीसी के बाहर सरफेस पर एक ऐसा ए के आकार का दिखेगा। एक्चुअली वो ए लिखा नहीं है, क्योंकि ए की बीच वाली लाइन हटा देंगे तो वो शेप दिखेगा। आप बोल सकते हैं ट्रायंगल दिख रहा है, लेकिन इसको ए भी बोल सकते हैं क्योंकि ये बीच में नहीं मिला। तो जिस आरबीसी के आउटर सरफेस पर ए शेप दिखता है विजुअल, वो माइक्रोस्कोप से देखते हैं, तो इस ब्लड ग्रुप को बोलते हैं ए ब्लड ग्रुप। दूसरा आरबीसी अगर लेते हैं और उसके ऊपर ये बी का हाफ बी वाला पोर्शन दिखता है, जिसको आप सेमी सर्कुलर आपको दिख रहा है जो डार्क ब्लैक, अगर ये बी शेप का दिखता है तो ये ब्लड ग्रुप को बोलेंगे बी ब्लड ग्रुप। ये नोट करें, ब्लड ग्रुप किस बात पे डिफाइन करेगा, आरबीसी के आउटर सरफेस पर जो एंटीजन है उसका शेप क्या है। तो बी ब्लड ग्रुप में आरबीसी के आउटर सरफेस पर ये हाफ बी या बी आकार का एक सेमी सर्कुलर दिखाई देता है। ए में ए के आकार का ट्रायंगुलर दिखता है और बी में बी के आकार का सेमी सर्कुलर बोल सकते हैं, ये ऐसा दिखाई देता है। तो ये ब्लड ग्रुप बी हो गया। अब अगर किसी के आरबीसी के बाहर ये दोनों ही दिखाई देते हैं, ए और बी, तो ये ब्लड ग्रुप ए बी हो गया। और कोई ऐसा ब्लड ग्रुप जिसके ऊपर कुछ भी नहीं दिखाई देता, वो मने यहाँ नील है, जीरो है, तो ऐसा आरबीसी जिसके आउटर सरफेस पर कोई शेप नहीं दिखाई देता, उसको ओ ग्रुप कहा जाता है। फिर से रिपीट करते हैं, जिस आरबीसी के बाहरी सरफेस पर ए शेप दिखाई देगा जो ट्रायंगुलर है, वो ए ब्लड ग्रुप हो गया। जिसमें सेमी सर्कुलर बी की तरह दिखाई देता है वो बी ब्लड ग्रुप हो गया। जिसमें दोनों दिखाई देते हैं वो ए बी ग्रुप हो गया। और जिसमें कोई भी शेप दिखाई नहीं देता वो ओ ग्रुप हो गया। क्लियर हो रहा है? इससे क्लियर है। इससे ये ब्लड ग्रुप डिफाइन होता है कि कौन सा ब्लड ग्रुप है। अब दूसरा चीज, उसके जो प्लाज्मा में एंटीबॉडी है उसका भी एक शेप होगा, क्योंकि ये आरबीसी प्लाज्मा में ही फ्लो करता है। आरबीसी क्योंकि प्लाज्मा लिक्विड है पूरी तरह से, तो ये आरबीसी उसी में फ्लो करता है, तैरता है, फ्लोटिंग है, सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं। प्लाज्मा में सस्पेंडेड पार्टिकल है, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। तो अगर एक इस शेप को देखेंगे, इस शेप को डिफाइन करेंगे, तो आप देखिए जहां पर ये बी लिखा हुआ है, इसके एंड में सेमी सर्कुलर इनसाइड बना हुआ है, सेमी सर्कुलर बना हुआ है। ये क्या बना हुआ है? सेमी सर्कुलर बना हुआ है। ये अगर ठीक से ध्यान से देखेंगे हम लोग, तो जहां ये ग्रुप ए लिखा है,
इसमें जो ये वाला आरबीसी है और ये डब्ल्यूबीसी प्लाज्मा के, ये डब्ल्यूबीसी एंटीबॉडी है। इसमें देखेंगे तो ये ट्रायंगुलर है, इसमें क्रेस्ट बना हुआ है। ये देखेंगे ये सर्कुलर है। तो और ये प्लाज्मा है और ये आरबीसी है। तो जब प्लाज्मा में ये ट्रेवल करेगा ये इसमें, तो ये क्रेस्ट बना हुआ है ट्रायंगुलर फॉर्म में, ये सेमी सर्कुलर, ये इसमें फंसेगा नहीं, ये इसमें जाएगा तो भी ये मूव करके निकल जाएगा, क्योंकि ये सेमी सर्कुलर है। ध्यान से देखिएगा, ये बी शेप का है, ये बी शेप का और ये ए शेप का है। तो ए और बी अगर आपस में एक साथ मिलेंगे भी तो ये फंसेंगे नहीं। इसलिए ग्रुप ए में, ब्लड ग्रुप ए में जो आरबीसी है वो ए से डिफाइन होगी और उसकी जो प्लेटलेट होगी वो बी शेप में होगी। हम लोग इसको अल्फा बीटा पढ़ेंगे अपने किताब में, तो इसको बीटा पढ़ लेंगे। तो ये देखिए, ये दोनों शेप मिसमैच करते हैं, इसीलिए ये दोनों शेप आपस में जब एक साथ मिलेंगे ब्लड में फ्लो करते वक्त, तो आपस में टच तो होंगे लेकिन ये एक दूसरे में ट्रैप नहीं होंगे, फंसेंगे नहीं, ये बाहर निकल जाएंगे। जब ये घूम के आएगा तो निकल जाएगा। तो इसलिए ए ग्रुप के साथ जो बीटा हमारी किताब में लिखा हुआ है ये चलेगा। ग्रुप ए के साथ एंटीबॉडी बी है और एंटीजन ए है। दिस इज द ग्रुप ए। वी आर अब नाउ हम लोग ग्रुप बी की बात करते हैं। यहां पर बी से बना है, लेकिन इसका जो एंटीबॉडी है इसमें नॉच बना हुआ है ए की तरह। तब ये सेमी सर्कुलर जब इसमें जाएगा तो यहाँ फंसेगा नहीं, ये बाहर फ्लो कर जाएगा, ट्रैप नहीं होगा। तो ये आराम से इस लिक्विड, ये लिक्विड है और ये आरबीसी है, तो इसके अंदर ये फ्लो कर जाएगा। माने ये एक दूसरे में ट्रैप नहीं होंगे, चिपकेंगे नहीं। इसको आगे लिखा हुआ ग्लूटिनोजन माने चिपकने की प्रक्रिया। तो ये दोनों इसीलिए आपस में नहीं चिपकेंगे क्योंकि ये शेप के कारण आपस में ये नहीं अटकेंगे। अगला जो है ग्रुप ए बी की बात करते हैं। 1 मिनट। सॉरी, अगला हम बात करें कि ग्रुप ए बी। तो ग्रुप ए बी के जो आरबीसी है, रेड ब्लड सेल, इसके सरफेस पे ये दोनों ही शेप होते हैं, ए बी और बी भी। तो ये दोनों शेप होते हैं, इसमें कोई एंटीबॉडी ही नहीं होती है, क्योंकि अगर इसमें कोई भी एंटीबॉडी हुई ए या बी शेप की तो कोई ना कोई इसमें ट्रैप हो जाएगा। इसलिए ए बी जो ब्लड ग्रुप है उसमें ये दोनों होते हैं और इसमें एंटीबॉडी का शेप नहीं होता है। 4 नंबर ग्रुप ओ। ग्रुप ओ ये कह रहा है कि इसके ऊपर जो शेप है वो नील है। क्या है? नील नहीं है। जो नहीं है, जीरो है, ये ग्रुप, इसीलिए इसको ओ बोला गया। इसके ऊपर कुछ है, चूंकि जीरो है इसको ओ बोला गया। इसके आरबीसी पर कोई भी एंटीजन नहीं है। तब इसका जो प्लाज्मा है इसमें दोनों ही एंटीबॉडी उपलब्ध है, ए और बी, क्योंकि इसके ऊपर कोई शेप नहीं तो किसी में ही फंसेगा नहीं, किसी में ट्रैप नहीं होगा। जब किसी में ट्रैप नहीं होगा तो आराम से फ्लो करेगा। तो इसमें शेप देखना है कि एक प्लाज्मा और एक आरबीसी दोनों के जो शेप हैं वो मिसमैच होंगे, तभी वो मैच नहीं करेंगे तो ट्रैप नहीं होंगे एक दूसरे में। इसलिए अब देखिए इसको, अगर ये ए हो, ये ए है और ये ए वाला अगर हो जाए एंटीबॉडी, तो ये दोनों शेप सेम हो जाएंगे, ये दोनों आपस में चिपक जाएंगे, फ्लो ही नहीं करेंगे। ये जो शेप है इसमें कोइंसाइड कर जाएगा और यहाँ पर वो चिपक जाएगा। इसीलिए ब्लड ग्रुप में ये ध्यान रखना है कि ब्लड पहले तो पहचानना है कि कौन सा ब्लड ग्रुप है, और इंपॉर्टेंट क्या है दूसरे केस में, एक केस में कि जिसमें दोनों है उसमें एंटीबॉडी नहीं है और जिसमें नहीं है उसमें दोनों एंटीबॉडी है। यहां पर ये कहा जा सकता है बायोलॉजिकल, ये कितना सही है लेकिन बायोलॉजिकल, ग्रुप ए बी के पास एंटीबॉडी नहीं है और ग्रुप ओ के पास दोनों एंटीबॉडी है, क्योंकि प्लाज्मा में डब्ल्यूबीसी की बात कर रहे हैं हम लोग। इसलिए एक बार ये सोचा या कहा जा सकता है
कि WBC प्रतिरक्षा प्रणाली है तो ग्रुप AB की प्रतिरक्षा प्रणाली थोड़ी कमजोर हो सकती है रादर देन ग्रुप O के। ग्रुप O के लोग थोड़े कम बीमार पड़ सकते हैं ग्रुप AB के कंपैरिजन में, क्योंकि ग्रुप AB के पास एंटीबॉडी नहीं है, यहां से जो दिखता है, और ग्रुप A के पास दोनों है। ये बायोलॉजिकल है, प्रैक्टिकली कितना है वो अलग बात है, लेकिन ये कहा जा सकता है AB वाले थोड़े ज्यादा बीमार पड़ सकते हैं और वो वाले कम बीमार पड़ेंगे। ये है ग्रुप A और B कैसे है ये जानने के लिए हम अपनी अगर किताब को देखें, इसमें भी वही कह रहा है कि देखिए ब्लड ग्रुप A में अग्लूटिनोजन A है, माने जिसको हम लोगों ने एंटीजन कहा था, और टिनिन जो है जो ये बीटा है, बीटा का मतलब वही है कि जो मैच नहीं करेगा, ये शेप अलग था। बी में बी है माने वो एंटीजन, और यहाँ पर अल्फा है माने चेंज हो गया। अल्फा माने बी है तो अल्फा है, ए है तो बीटा है, और ए बी है तो इसमें हम आपको बताए थे कि दोनों एंटीजन होते हैं और कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती, एग्लूटिनिन नहीं होती। ओ में एग्लूटिनोजन नहीं है माने कोई एंटीजन नहीं है, और दोनों ही एंटीबॉडी एग्लूटिनिन। तो ये था ब्लड ग्रुप का कि कैसे जाने कि कौन सा ब्लड ग्रुप क्या है। तो अब माइक्रोस्कोप से भी देख के बता सकते हैं कि ए ग्रुप है, बी ग्रुप है। अब क्या होने वाला है, इस वर्गीकरण के एबीओ सिस्टम बोलते हैं, इसके आधार पर यह तय होता है कि किसको कौन सा ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जाए और न किया जाए। तो इसीलिए कि अगर ए वाले को हम बी का ब्लड ग्रुप दे देंगे तो ये अल्फा वाला हो जाएगा, और उसी शेप के कारण ए ब्लड ग्रुप अल्फा के साथ चिपक जाएगा। ये आपस में चिपकने को क्या बोलते हैं, अग्लूटिनेशन। तो ये प्रक्रिया नहीं होगी। तो आप देखिए ये इंपॉर्टेंट है कि कौन मैच करता है और नहीं करता है। अब ये क्रिया देखिए, अगर एग्लूटिनोजन जो अल्फा और बीटा है, ये दान देने वाला ए है, इसका जो ब्लड ग्रुप है ए है, और इसके पास बी है। बी मतलब कि इसमें जो एंटीबॉडी है वो बीटा वाला है, जो हम लोग बी बोल रहे थे। यहाँ पर अब चूंकि अगर लेने वाले के पास अल्फा है एग्लूटिनिन, ये एंटीबॉडी की बात कर रहा है, एग्लूटिनिन माने एंटीबॉडी, ध्यान रखिएगा। ये कर रहा था एंटीजेन और ये एंटीबॉडी। अगर अल्फा ले लेगा तो ए वाला एग्लूटिनिन इसमें चिपक जाएगा। एग्लूटिनेशन जो वर्ड लिखा हुआ है, मतलब अगर ए वाले को अल्फा माने बीटा इसके पास है और अल्फा वाला दोनों एंटीबॉडी मिला दिया जाए, यहाँ बीटा एंटीबॉडी है और यहाँ अल्फा एंटीबॉडी है, तो ये दोनों नहीं चलेंगे क्योंकि दोनों आपस में ही चिपक जाएंगे। बीटा में क्यों नहीं चिपकेगा, क्योंकि ऑलरेडी बीटा है तो बीटा वाला है। तो अगर ए बी ब्लड ग्रुप वाले को बीटा वाला एंटीबॉडी मिलती है तो ये एक्सेप्ट कर लेगा। अल्फा बीटा दोनों होगी तो जो इसमें अल्फा होगा वो चिपक जाएगा, और जिसमें एग्लूटिनिन नहीं है वो ले लेगा क्योंकि कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। एग्लूटिनिन है नहीं, एंटीबॉडी है नहीं, तो ये एक्सेप्ट कर सकता है। इसलिए इस तरह ये सिस्टम बना है कि उसका जो हम लोग वापस इस पिक्चर पे आते हैं। अगर ये ट्रायंगल बना है तो इसको ये वाला चाहिए, ट्रायंगल वाला नहीं चाहिए, और अगर बाल बना है तो ट्रायंगल वाला चाहिए, बॉल वाला नहीं चाहिए। यही डिफरेंस ध्यान रखना है। वो क्या, इसके पास कुछ भी नहीं है, इसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं है, तो ये किसी को दे देगा। अगर ये वो इसमें चला गया तो इसको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो भी शरीर एंटीबॉडी बनाती है वो आरबीसी के अगेंस्ट बनाती है, डब्ल्यूबीसी के अगेंस्ट एंटीबॉडी नहीं बनाती है। तो अगर वो वाला ए को चला गया तो क्या होगा, इसके पास कुछ है नहीं, तो ये इसके पास है, इसमें फंसेगा नहीं, और ऑलरेडी ये है। तो जब इसके आउटर सरफेस पर कोई भी चीज नहीं है तो ये किसी के साथ चिपकेगा नहीं, चाहे यहाँ चला जाए चाहे यहाँ ये कहीं भी चला जाएगा, इसमें कोई चीज है ही नहीं है जो चिपकने वाला मटेरियल नहीं है जो आउटर सरफेस पे। तो इसीलिए वो क्या है, यूनिवर्सल डोनर है। क्यों, क्योंकि इसके आउटर सरफेस पर कोई भी शेप नहीं है, ये कहीं भी जाए आराम से बहता रहेगा, फ्लो करेगा। तो इसलिए वो क्या है, यूनिवर्सल डोनर है। ये किसी को भी ब्लड दे सकता है। कैसे दे सकता है, क्योंकि इसके ऊपर कुछ भी नहीं है। लेकिन और डेप्थ में जाएंगे तो वो निगेटिव, अब प्लस माइनस वो भी पढ़ते हैं, वो निगेटिव यूनिवर्सल डोनर है, यू पॉजिटिव यूनिवर्सल डोनर नहीं है। हम लोग बोलते हैं कि वो यूनिवर्सल डोनर है, ये पूरा सत्य नहीं है।
वो निगेटिव यूनिवर्सल डोनर है, वो पॉजिटिव यूनिवर्सल डोनर नहीं है, ध्यान रखना है ये, क्योंकि प्लस माइनस अभी हम लोग पढ़ लेते हैं। तो ये एक प्रक्रिया हम लोग देखिए कि कौन किसको दे सकता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सामने वाले में कौन सी एंटीबॉडी है, देने वाले में क्या है और लेने वाले में क्या। तो ये ध्यान रखना है कि मिसमैच करेगा तो वो आपस में चिपक जाएंगे। एग्लूटिनेशन जो लिखा हुआ है शब्द, वो चिपकने का मतलब है। तो अगर बीटा रहेगा और बीटा जाएगा तो ले लेगा, बीटा अल्फा दोनों रहेंगे तो दूसरा एंटीबॉडी एंटीजन जो बना हुआ है वो चिपक सकता है। तो ये केयर करते हैं जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं कि हमको किसको देना और किसको नहीं देना है, किस केस में, किसको नहीं, मतलब किस केस में, ब्लड ग्रुप के केस में। ओ को यूनिवर्सल डोनर बोलता है और एबी को यूनिवर्सल रिसीवर। एबी को यूनिवर्सल रिसीवर क्यों बोलता है कि अब देखेंगे कि एबी पर दोनों बना हुआ है, तो अगर एबी पर दोनों ही बना है तो इसमें कोई भी आएगा, क्योंकि इसमें एंटीबॉडी है नहीं, तो कोई भी आएगा तो ये ले लेगा क्योंकि इसको कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये ध्यान रखिए, एंटीबॉडी के अगेंस्ट वो नहीं बनाता है कोई भी इम्यून सिस्टम, जो भी बनाता है वो एंटीजन के अगेंस्ट बनाता है। तो एंटीजन आरबीसी पर। तो हम लोग को देखा। दूसरा चीज हम लोग एक आरएच फैक्टर समझे कि आरएच फैक्टर क्या है। वो विनर नहीं, जो हम लोग पीछे नाम लिए थे साइंटिस्ट का, जो भी है, उन्होंने क्या किया कि कभी जब ब्लड में देखा तो बंदरों के ब्लड पर जब उन्होंने कई कारणों से ब्लड सैंपल बहुत सारे कलेक्ट किए, ये रिसर्च जो बंदर है वो लाल मुंह वाले, ये बंदरों का जब ब्लड उन्होंने कलेक्ट किया तो एक चीज उन्होंने ये पाया कि ये जो ब्लड ग्रुप पाया उन्होंने बंदर का, जैसे पहले ए और बी की बात कर लिए थे, अब उन्होंने ये देखा कि एक शेप उपलब्ध है उस आउटर सरफेस पर। ये जो भी बात हो रही आरबीसी की बात हो रही, ध्यान रखना है, ये आउटर सरफेस पर एक ऐसा शेप मिला उनको। ए और बी तो था ही या नहीं था, ए में ये शेप था, बी में ये शेप था, वो में कुछ में नहीं था। लेकिन इसके अलावा उन्होंने एक चीज और पाया विनर ने, कि इस आरबीसी के ऊपर एक शेप बना हुआ है, ऐसा ये शेप बना है और किसी में नहीं बना है ये शेप। एक तो ये ट्रायंगल और बी बना है या नहीं बना, एक तो वो अलग चीज हो गई जिसे ब्लड ग्रुप डिफाइन किया। उस डिफाइन के बाद कुछ में ये शेप मिला और कुछ में ये शेप नहीं मिला, ये जो ब्लैक कलर से दिखा रहे हैं। तो ये चूंकि ये रिसर्च बंदर के लिए कहा गया, तो जिसमें था उसमें अवेलेबल कहा गया और जिसमें नहीं है उसको नॉट अवेलेबल कहा गया। अवेलेबल का मतलब RH प्लस, मतलब इसका जो RH फैक्टर है, रिसर्च फैक्टर है, ये प्लस का मतलब कि ये उपलब्ध है, और RH निगेटिव का मतलब कि उपलब्ध नहीं है। बायोलॉजिकल टर्म में अगर कोई चीज है तो उसको हम लोग प्लस बोलते हैं, और नहीं है तो निगेटिव बोलते हैं कि नहीं है भैया, निगेटिव रिजल्ट आया, ये पॉजिटिव रिजल्ट है। पॉजिटिव का मतलब अवेलेबिलिटी है, निगेटिव का मतलब अवेलेबिलिटी नहीं है बायोलॉजी टर्म्स में। तो RH प्लस, जैसे O प्लस बोला, O माइनस बोला, B प्लस बोला, B प्लस का मतलब ये हुआ कि B अगर जैसे ये A लिखा और यहाँ पर ये मिला तो इसको बोलेगा ये A प्लस ब्लड ग्रुप है, मतलब ये रिसर्च जो फैक्टर है उस आरबीसी पर उपलब्ध है, दैट इज द RH प्लस। और RH माइनस, A माइनस, या जैसे ये लिखा B माइनस, ये B माइनस है क्योंकि इस पर B का शेप तो है, जैसे डिफाइन किया कि B है, लेकिन इसमें जो रिसर्च फैक्टर है वो नहीं है, नहीं है माने B माइनस, इसको बोलेंगे B माइनस ब्लड ग्रुप, इसको बोलेंगे A प्लस ब्लड ग्रुप। अवेलेबल है वो रिसर्च फैक्टर तो A, अवेलेबल नहीं है तो माइनस। अब देखिए जैसे A वाला है इसको बोलेंगे O प्लस। अब अगर ये O माइनस होता तो कुछ भी नहीं होता। तो देखिए ट्रांसफ्यूजन के केस में अगर ये प्लस है और माइनस वाले में दे दिया तो ये फैक्टर प्रॉब्लम कर सकता है, क्योंकि ये रिसर्च फैक्टर है। अगर किसी में रिसर्च फैक्टर है आप उसको दीजिए। O प्लस सबका डोनर नहीं है क्योंकि इसमें रिसर्च फैक्टर है, लेकिन O माइनस सबका यूनिवर्सल डोनर है क्योंकि उसके पास रिसर्च फैक्टर नहीं है, वो कहीं भी जाके चल रहा रहेगा, उसके बाद कुछ है ही नहीं अपना, जहां डालो हम अपना काम कर रहे हैं, एक्सटर्नल कुछ भी नहीं है। हीमोग्लोबिन वो अपना काम कर रहा है लेकिन उसके एक्सटर्नल कुछ भी नहीं। वो निगेटिव स्पेशली ब्लड डोनर है यूनिवर्सल, वो प्लस यूनिवर्सल ब्लड डोनर नहीं है।
ये ध्यान रखिए, थोड़ा हम लोग डेप्थ में पढ़ रहे हैं। तो ये था कि रीसस क्या है। अब ये एक चीज और जान ले, एक वर्ड इसको इसमें और है कि RH प्लस और RH माइनस ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब किसी को प्लस है और किसी का माइनस है तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है। अब इसमें देखिए कि यहाँ लिखा है कि RS माइनस, ये देखिए यहाँ लिखा है ये किसी को भी ब्लड दे सकता है, जो मैं अभी कह रहा था। RH माइनस सेफली दे सकता है, लेकिन RH प्लस सबको नहीं दे सकता है। ये ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। रीसस फैक्टर जो माइनस है माने है ही नहीं है तो प्रॉब्लम ही नहीं करेगा, और है तो करेगा या नहीं करेगा। तो इसीलिए जो RS रीसस माइनस ब्लड है, जैसे कोई भी ग्रुप का माइनस है B माइनस, वो B वाले को देगा आराम है, लेकिन B प्लस वाला मे बी की दिक्कत करे, मे नॉट बी। यहां पर क्या होने वाला है, अब देखिए RH प्लस माइनस RS B को ब्लड देने पर RS माइनस शरीर में एंटीबॉडी फॉर्मेशन कर देगा। वो ये सोचेगा कि एक्सटर्नल मटेरियल आ गया है, एक्सटर्नल मटेरियल आ गया। हम पहले एक चीज बोले हैं कि RBC पर एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनता है, तो ये वही वाला है RBC, उसी के ऊपर है ये। तो अगर हमारे पास RH ब्लड है प्लस और RH माइनस आ गया तब तो ठीक है, क्योंकि उसके पास कुछ है नहीं। लेकिन मेरा माइनस मेरे ऊपर प्लस आ गया तो बोलेगा कि एक एंटीजन आ गया, इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाओ, इसको किल करो, और एंटीबॉडी बना के उसको किल करने लगेगा, और अपना ही वो RBC एक दूसरे को मारने लगेंगे, क्योंकि वो मेरा जो ओरिजिनल RBC और जो बाहर से RBC वो एक दूसरे को दुश्मन समझ लेंगे। क्यों? क्योंकि जो रीसस फैक्टर है हमारा निगेटिव है और आने वाले का प्लस है तो प्रॉब्लम है, लेकिन मेरा प्लस है आने वाला माइनस है तो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आने वाले के पास कुछ है ही नहीं, तो नहीं है तो लड़ाई नहीं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। लेकिन मेरे पास नहीं है और वो आएगा तो मेरा जो एंटीजन है उसको मेरी जो एंटी बॉडी समझ लेगी, लिम्फोसाइट, और उसको किल करने लगी। तो ऑटोइम्यून सिस्टम यहाँ फेलियर हो जाएगा, मेरा ही शरीर अपने को मारने लगेगा। दैट इज ये हीमोलिसिस। हीमोलिसिस माने RBC का विखंडन, RBC का टूटना। हीमोलिसिस माने RBC टूटना, हम लोग पहले बात किए थे, रेड ब्लड सेल का टूटना। अब यहाँ पर कभी कभी अगर मदर फादर दोनों का ब्लड ग्रुप प्लस माइनस हो गया, ये एक बात और जान लीजिए, एरिथ्रोब्लास्ट एक वो लैंग्वेज है ये। अगर गर्भ में भ्रूण है और क्या है कि माता का ब्लड ग्रुप माइनस है, ध्यान से रखिएगा, प्लस होता तो प्रॉब्लम नहीं थी। अगर माता का माइनस और पिता का प्लस है तो ये पॉसिबिलिटीज है कि जो बच्चा होगा उसका जो वो रीसस फैक्टर होगा प्लस हो जाएगा। यहाँ पर एरिथ्रोब्लास्ट करके एक वो है कि जिस झिल्ली में बच्चा लिपटा हुआ है, जब वो बाहर निकलने वाला होगा, जो झिल्ली फटेगी तो बच्चे का जो RH प्लस है वो माँ के RH प्लस से मैच मिलने जाएगा, और मिलेगा तो वो समझेगा कि ये क्या हो गया, ये मेरे लिए एंटीजन आ गया, इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाओ, वो बच्चे को मारने लगेगा। माता का ब्लड बच्चे को मारने लगेगा, क्योंकि बच्चा का जो RH वो प्लस वो फादर से आएगा। दोनों का माइनस माइनस नो प्रॉब्लम, दोनों का प्लस प्लस नो प्रॉब्लम, लेकिन दोनों में मदर का माइनस है तो प्रॉब्लम है, मदर का प्लस है तो प्रॉब्लम नहीं है, दोनों ही प्लस है, सेम हो गए। फादर का माइनस मदर का प्लस नो प्रॉब्लम, मदर का माइनस फादर का प्लस बिग प्रॉब्लम। इसलिए ऐसे मदर फादर जिनमें अगर ये मिसमैच होता है किसी केस में मदर का माइनस, तो वो खुद ही, ये देखिए RH प्लस जो है एग्लूटिनेजन प्लेसेंटा के रास्ते मदर के शरीर में जाके एंटीबॉडी बनवा देगा। क्यों? क्योंकि बोलेगा कि यार ये कोई दूसरा आ गया, और पहुंच गया तो हीमोलिसिस होने लगेगी। इसमें दो चीजें हैं, अब तो टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट है, इसमें प्रीमेच्योर डिलीवरी डॉक्टर्स करा सकते हैं, क्योंकि वो फटे ही ना झिल्ली, तो मदर तक मैसेज ही ना जाए कि ये प्लस वाला है,
क्योंकि अगर प्लस वाला गया तो हो सके वो एक बच्चा तो हो जाए, लेकिन नेक्स्ट इश्यू नहीं होगी, क्योंकि उसके लिए वो बॉडी ऑलरेडी एंटीबॉडी बना के रखेगी। प्लस वाले RH के लिए मदर माइनस RH, इसलिए इस केस में अगला बच्चा तो नहीं होगा, होगा तो मर जाएगा तुरंत, क्योंकि ऑलरेडी उस बच्चे का जो RH प्लस होगा उसकी मदर का RH माइनस उसको किल कर देगा। ये ध्यान रखिए, उसके वजह से जो एंटीबॉडी बनी है, इसलिए मदर का RH माइनस गड़बड़ है। मैक्सिमम एक बच्चा आगे इश्यू नहीं होगा RH माइनस के केस में, और इसमें भी बच्चे को नुकसान हो सकता है। अगर वो किसी वजह से वो झिल्ली फट गई और एंटीबॉडी बन गई तो बच्चे को वो किल कर देगा। ये सब एक घटनाएं होंगी बच्चे की मदर क्या कारण। और एक थोड़ी स्प्लीन बची थी, ये लास्ट टॉपिक थोड़ा पढ़ लें, लिस्ट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हम लोग जब पढ़ेंगे अपनी अगली थेरेपी चाइनीज, तो ये उसमें बहुत इंपॉर्टेंट इसके रोल है। रोल तो यहाँ भी है, वहां हम लोग बहुत ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। ये एक लिम्फोस टिश्यू है मानव शरीर में, तिल्ली, और एब्डोमिनल कैविटी में है, एब्डोमिनल कैविटी में है। ये एक रीजन में स्टमक और ट्रांसवर्स कॉलम के फ्लेक्सर में है। तो इसमें ये दिखती है, चलिए कहीं और देख लेंगे, अभी उससे दिखाना चाह रहे थे। तो ये समझ लिया कि ये एब्डोमिनल कैविटी में है, फिर पिक्चर दिखा देंगे कभी। इसका जो अपना वजन होता है वो 150 ग्राम अपना एडल्ट में। फंक्शन इसके बड़े इंपॉर्टेंट है। ये इमरजेंसी ग्लैंड भी कही जाती है। क्वेश्चन आता है कई बार कि इमरजेंसी ग्लैंड कौन सी है, तो स्प्लीन को इमरजेंसी ग्लैंड कहा जाता है। ये क्या करते हैं एम्ब्रायनिक लाइफ में, मतलब भ्रूणावस्था में ये ब्लड सेल का फॉर्मेशन करती है। इंपॉर्टेंट है ये, हम लोग बोलते हैं लीवर करता है, तो ये स्प्लीन भी उस अवस्था में ब्लड सेल का फॉर्मेशन करती है। और एडल्ट लाइफ में भी अगर इमरजेंसी आ गया है और प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर ये पार्शियली ये ब्लड का फॉर्मेशन, ब्लड सेल का फॉर्मेशन करती है। ये क्या है, इरिथ्रोसाइट, माने ये कब्रगाह है। जितने भी सेल डेथ होते हैं उनके ये कब्र का काम करती है। ये ग्रेवयार्ड है, ब्लड का एक रिजर्वायर है। इसमें हमेशा 150 ml ब्लड रहता है। जब कहीं प्रॉब्लम आती है, इमरजेंसी आती है, तो ये बॉडी को 150 ml जो ब्लड रखती है, 150 ग्राम वजन है और उतना ये 150 ml ब्लड रखती है। इसको ये क्या करती है, बॉडी को दे देती है जरूरत के हिसाब से जब भी इमरजेंसी है। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम करती है। हम लोग चाइनीज में पढ़ेंगे बहुत अच्छे से इसको, लेकिन यहाँ पर हम लोग इतना जाने कि ये एक इमरजेंसी ग्लैंड है और ब्लड सेल का फॉर्मेशन भी करती है, रिजर्वायर है। और ये डिफेंस सिस्टम है, देखिए, इट पार्टिसिपेट इन डिफेंस रिएक्शन अगेंस्ट द टॉक्सिन, डिप्थीरिया, टेटनस, बैक्टीरिया, और ये जो फॉर्म है तो एंटीबॉडी बनाने, टू फॉर्म एंटीबॉडी, और फेगोसाइटोसिस बोलते हैं जो माइक्रोफेज है। तो ये काम करती है, टॉक्सिन को बॉडी से रिमूव करने के लिए डिफेंस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती है। तो ये स्प्लीन का एक मुख्य भूमिका है और इमरजेंसी ग्लैंड है ये जाने। और एक्यूट इमरजेंसी में हम लोगों ने बोला था कि कंट्रीब्यूट्स ब्लड सेल, सेल वाटर, तो ये इसका फंक्शन है। और दस द लास्ट ड्रॉप ऑफ स्प्लीन फ्लूइड कम फॉर सर्कुलेशन, जब कहीं नहीं होता है तो ये अपनी अंतिम बूंद तक देती है शरीर को ब्लड के लिए। तो ये स्प्लीन का फंक्शन था इसके बारे में। और तो ये चैप्टर करीब करीब हम लोग पढ़ लिए हैं। और डॉक्टर कोमल है क्या? यस सर, बहुत बढ़िया। चलिए हम लोगों ने इसको पढ़ा, क्योंकि आप तो सर आपने जैसे ये बताया कि ये इमरजेंसी ग्लैंड है ये हमारा, तो वो इमरजेंसी मतलब जब कोई भी ब्लड बनाने में बाकी लोगों को प्रॉब्लम हो रही होगी ब्लड में, जैसे लीवर भी कुछ काम नहीं कर रहा, बोन मैरो से नहीं बन रहा,
किस एज में, अब ये देखिए एडल्ट लाइफ में जब बहुत सारे बॉडी पार्ट्स के ब्लड न बना पा रहे हो, तब ये ब्लड सेल्स बनाने का भी काम करती है पार्शियली, या भ्रूणावस्था में। ये रेगुलर काम नहीं करती है ब्लड सेल बनाने का। जब बाकी पार्ट्स काम नहीं करते हैं तब ये पार्शियली ब्लड सेल बनाने का काम करती है। इसीलिए इसको ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी बोलते हैं, क्योंकि ब्लड सेल बनाने का काम अलग अलग है। बोन मैरो में बनता है, लिवर बाकी जगह बनते हैं अलग अलग चीजें। ये उस समय बनाएगी जब आपके पास बाकी लोग काम ना कर रहे हैं, तो ये एफर्ट करेगी कि चलो, ये बोलता ना कि अपनी लास्ट ड्रॉप ऑफ स्प्लीन फ्लूइड्स कम्स इन द सर्कुलेशन, मतलब जब बाकी लोग एकदम थक गए हो तो ये ट्राई करेगी कि जो भी बचा हुआ ब्लड है वो बनाए और सर्कुलेट करे। जी सर, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अब हम लोगों ने ब्लड को थोड़ा पढ़ा, कितना समझ में आया हम लोगों के, तो सर नहीं, आपने बहुत अच्छे से पढ़ाया है और बहुत सारी चीजें तो माइंड में मतलब समझ में आ गई है ना, बहुत जो चीजें थी। बाकी तो इसको बार बार हमें पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि तभी हमें उस चीज को इस लेसन को पढ़ने से एक फायदा ये है कि हम ये समझ पाते हैं कि ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, ब्लड की किस सेल की उपयोगिता क्या है। जैसे कोई बोलता है कि हीमोग्लोबिन 8 आ गया एग्जांपल के तौर पे, इट मींस कि वो व्यक्ति एनीमिक हो गया। एनीमिक हो गया तो क्या होगा, कैरिंग ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, बाकी ट्रांसपोर्टेशन कम हो जाएंगे, वो व्यक्ति तुरंत थक जाएगा, परेशान हो जाएगा। तो पहले तो हमें रीजन खोजना है कि एनीमिक क्यों हुआ। नंबर 1, क्या वो माल न्यूट्रिशन है, डाइजेशन सिस्टम खराब है। नंबर 2, या इसकी डेथ ज्यादा हो रही है, हेमोलिसिस ज्यादा हो रही है। क्योंकि हेमोलिसिस ज्यादा होने पर क्या मिलेगा, फिर हम लोग जाएंगे जॉन्डिस में, प्रीहिपेटिक लिवर में जब जाएंगे, जब हेमोलिसिस होगी तो वहां पे क्या होगा, ब्लड में बिलिरुबिन ज्यादा मिलेगी रादर देन यूरिन में, स्टूल में, ब्लड में ही बिलिरुबिन मिलेगी। तो हमको ये जानना है कि जो ब्लड सेल कम हुआ तो क्यों कम हुआ। एक तो जहां पे प्रोड्यूस हो रहा वहां एक प्रॉब्लम हो सकती है, कम बन रहा, या उसकी डेथ ज्यादा हो रही, क्योंकि आरबीसी के डेथ रेट 0.8% है 120 दिन की लाइफ से। ठीक है, तो ब्लड टेस्ट में हम लोग ब्लड टेस्ट को भी पढ़ेंगे। सर ने जैसे हम लोग को कहा है, उनकी परमिशन से हम लोग ब्लड टेस्ट को पढ़ेंगे कि कहाँ क्या क्या होना चाहिए। लेकिन जैसे हीमोग्लोबिन हम एनीमिक है, या जब हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं और हमको लगता है कि मेरा न्यूट्रोफिल ज्यादा है या मेरा लिम्फोसाइट ज्यादा है, हम लोग ब्लड परीक्षण में इसको पढ़ेंगे तो हम ये जानेंगे कि लिम्फोसाइट बनता कहाँ है, आरबीसी बनती कहाँ है, या डब्ल्यूबीसी के बाकी पार्ट्स कहाँ बनते हैं और कहाँ पे इफेक्टिव होते हैं। तो पहले उनका जानना कि परसेंटेज कितना है। जैसे एक सर लगा दिए सहायता, एक और 1 मिनट। जैसे ये एक अच्छा, स्क्रीन शेयर नहीं किया अभी। सर थोड़ा भी आगे बढ़ने की परमिशन है ना, अभी हम लोग थोड़ी देर चल सकते हैं। ठीक है, चलिए, ठीक ठीक। तो ये देखिए एक नॉर्मल वैल्यू ऑफ ब्लड में अलग अलग चीजों की जो वैल्यू है वो ये अपनी जो बुक है ना उसके लास्ट पेज में दिया हुआ है। हम लोग जो ये मानव शरीर विज्ञान पढ़ते हैं कॉलेज से, जो बुक हम लोगों ने मंगवाई थी, मिला था, तो उसमें हर चीजों के एक काउंट्स दिए हुए हैं। इसमें बहुत सारी चीजें डिफाइन है। अब जैसे हमको इसको पढ़ना भी है, जैसे टोटल ब्लड कितना है, 4.5 मिलियन है, ये हाईएस्ट अमाउंट में है, इसीलिए ब्लड लाल दिखता है। तो हम इन चीजों को जब जानेंगे, एरिथ्रोसाइट्स काउंट्स को, जो टोटल ब्लड को बोल रहा है, तो इन हम सब चीजों को तो नहीं जानते, लेकिन जो चीज, जैसे किसी ने टीएलसी लिखा है और किसी ने डीएलसी लिखा है, और टीएलसी लिखने का मतलब वो क्या कि जैसे डॉक्टर ब्लड टेस्ट करवाएगा तो बोलेगा टीएलसी टेस्ट करवा के आओ, या वो लिख देगा, आपको नहीं बोलेगा ब्लड टेस्ट करा के आओ। किसी केस में वो लिख देगा डीएलसी करा के लेके आओ। तो वो क्या जानना चाहता है उस ब्लड टेस्ट से, हमको ये जानना है। जैसे टीएलसी करवा रहा है तो वो क्या जानना चाहता है, या डीएलसी करवा रहा है तो वो क्या जानना चाहता है, प्लेटलेट्स करवा रहा है तो क्यों क्या जानना चाहता है, हीमोग्लोबिन करवा रहा है तो वो जानना, जैसे आप बहुत ज्यादा थक जा रहे हैं या अक्सर बीमार पड़ रहा है,
2 केस अब थक नहीं रहे, बीमार पड़े या लगातार थक जा रहे हैं, तो डॉक्टर ये जानने की कोशिश करेगा कि थकेंगे कब, जब शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगी, सेल को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो एनर्जी जनरेट नहीं होगी। सेल को ऑक्सीजन को पहुंचाता है हीमोग्लोबिन, अगर हम एनीमिक है तो नहीं पहुंचेंगे। तो ये जो एक ये आपने बुक्स में दिए हुए, ये बहुत सारी चीजें हैं, हम लोग सब तो नहीं पढ़ पाएंगे जैसे, लेकिन बहुत चीजें जो हम लोग जान सकते हैं कि सीरम का लेवल क्या है, ब्लड शुगर फास्टिंग क्या होती है, आगे जब पढ़ लेंगे, ब्लड की क्लॉटिंग टाइम कितनी देर है, हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए, सीरम यूरिया, सीरम क्रिएटिनिन, आगे हम लोग पढ़ेंगे अगले आगे की बुक्स में। तो ये सारी चीजें अपनी बुक्स में दी हुई है, T3 T4 कितना होना चाहिए, TSH जो हम लोग चेक कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें यहाँ पर दी हुई है अपने बुक में। तो ये एक लेसन है ब्लड का, अलग अलग जितना हम लोग कोशिश करेंगे इसको जानने का तो ये करेंगे। अब जैसे TLC DLC हमने बोला, तो जब हम परीक्षण पढ़ेंगे तो ये जानेंगे। लिम्फोसाइट हायर है तो हमने बताया था कि लिम्फोसाइट 15 दिन में बनता है, मोर देन 14 डेज लगता है बनने में, लेकिन WBC 9 RBC 9 दिन में बन जाता है। न्यूट्रोफिल बहुत फास्ट बढ़ता है, बहुत स्टोर रहता है, अपनी जरूरत से कई गुना ज्यादा न्यूट्रोफिल स्टोर रहता है, न्यूट्रोफिल स्टोर रहता है, तो इमीडिएटली आ जाता है। तो अगर किसी को न्यूट्रोफिल बढ़ा है मतलब कि वो तुरंत क्या बीमार पड़ा है और मैसेज ट्रांस कम्युनिकेट होकर ब्लड में आ गया, क्योंकि ये पैदल सेना के सदस्य जैसा हम लोगों ने पढ़ा था, इस्नोफिल बढ़ा है मैंने एनर्जी बढ़ी है। तो हमको ये जानना है ब्लड के इस लेसन से कि बनता कहाँ पे है, उसकी डेथ कब होती है, डेथ रेट क्या है, तो बनने पे भी काम कर सकते हैं, उसके डेथ पे भी काम कर सकते हैं। और जैसे बोला ना कि कोई बोला इनको जॉइंडिस हो गया, तो हर केस में जरूरी नहीं कि लीवर इंपॉर्टेंट हो, लीवर केवल हिपेटिक में, प्री हिपेटिक में क्या है, हिमोलिटिक है, या पोस्ट हिपेटिक में ऑब्स्ट्रक्टिव है। तो लीवर तीन केस में एक ही में जिम्मेदार है, जिसको हम लोग हिपेटिक बोलते हैं। लेकिन हिमोलिसिस हो गई तो कौन जिम्मेदार है, RBC का, कोई प्रॉब्लम हो गई, कोई चीज ऐसा आपने हो गया, सांप काट लिया, सर्फ डांस हो गया, ये चीजें होंगे, तो हमको वो उसको भी बोलेंगे प्री हिपेटिक, लेकिन वो ब्लड में ज्यादा मिलेगा आपको। हेमबिलिरुबिन कोल मिल रहा है तो वो देखना है कि कोल कहाँ ज्यादा मिल रहा है। तो ये ब्लड में जितनी चीजें हैं, जितना हम लोग इसको बार बार पढ़ेंगे, सर ने बहुत मौका दिया हम लोग को पढ़ने के लिए, ये सर की कृपा है हम लोगों पे कि ये अपॉर्चुनिटी है कि जितनी बार हम लोग पढ़ते हैं कुछ ना कुछ अपना ज्ञान बढ़ता है। तो और ये जो प्रैक्टिस करेगा, जैसे हम एक्यूप्रेशर में है, अगर हमको ब्लड टेस्ट पढ़ने आएगा तो वी कैन ट्रीट बेटर विद द हेल्प ऑफ ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट करा के लिए, अगर हमको पढ़ने ही नहीं आएगा तो, क्योंकि जब भी अगर एनीमिक की अगर हम बात करते हैं या बोलते हैं कि, तो हम एक ही चीज हमारे माइंड में आती है, हीमोग्लोबिन, बस यही कम होगा। तो जो हम बढ़ाने के लिए हम हमेशा बात करते हैं ना कि आपको आयरन लेना है, तो जिससे आपका हीमोग्लोबिन बढ़े या आपकी जो है वीकनेस कम हो। लेकिन ये बहुत सारी चीजें आ गई कि कहाँ पे क्या चीज की कमी हो सकती है, तो जिसकी वजह से आप जैसे हीमोग्लोबिन कम हो गया तो डायरेक्ट आयरन टेबलेट देंगे तो आयरन का इनपुट बढ़ गया, लेकिन आयरन कितना चाहिए, 3 से 4 ग्राम पूरी बॉडी में आयरन घूमता है, पूरे ब्लड में 3 ग्राम आयरन। अगर आप लेसन पढ़ेंगे तो कितना आयरन देना, हमें नहीं आयरन नहीं देना, आयरन देना है क्योंकि इमीडिएट तो देना है ना उसका रिलीफ, लेकिन बोन मैरो को केयर करना है, बनना तो बोन मैरो में है ना RBC को। दूसरी चीज गट GIT देखना है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट देखना है कि वहां पर जो डाइजेशन है वो इंपॉर्टेंट है कि नहीं, क्योंकि वो पार्टिकल्स SI में एब्जॉर्ब हो रहे हैं कि नहीं, क्योंकि SI बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर SI में वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहे हैं, इसलिए जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर जिस भी प्रैक्टिस में हो, आयुर्वेद, एक्यूप्रेशर, वो बोलता है पहले GIT की बात करो वेरी फर्स्ट। वो क्यों चाहता है, क्योंकि GIT में जो क्लीनिंग है वो है, क्योंकि पता लगा कि वो ID ही खराब हो, स्मॉल इंटेस्टाइन में इतना कचरा जमा हो कि अब खा भी रहे हो तो वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा। माल न्यूट्रिशन है वो अलग है, लेकिन न्यूट्रिशन होने के बाद भी एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, वो फ्लो करके बाहर एक्सक्रीट हो जा रहा। तो क्या होगा, फिर वो SI को साफ करेंगे, SI क्लीन करेंगे कि एब्जॉर्प्शन का जो रेट है वो कंप्लीट हो। तो रीजन बहुत है। तो ये लेसन ब्लड मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जाने, तो बाकी और भी पढ़ेंगे तो अच्छा है। बिल्कुल सर, बहुत ही अच्छा, बहुत बढ़िया, तिवारी जी ने बहुत बढ़िया पढ़ाया आज जो है, और हमको क्लियर हो गया वो जो उसका ग्रुप वाला ABO सिस्टम जो है, पूरा याद हो गया, पहली बार याद हुआ। ऐसे हम लोग पढ़ते थे
और याद करते थे, अब वो याद अपने आप हो गया, अब उसमें बहुत अधिक प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बस देखी चाहिए, यही तिवारी जी बहुत बढ़िया उसको तैयार भी करते हैं और पढ़ते भी हैं, तो अपना बार बार उस चीज को ना बता बता कर ना वो हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं तिवारी जी को, बहुत बढ़िया। ये ब्लड चैप्टर बहुत बढ़िया गया। अब हम लोग आगे धीरे धीरे, तिवारी जी वो न्यूट्रिशन वाला भी 27 तारीख के पहले ही है आपका। फूड की बात कर रहे हैं, हाँ वो एक शेड्यूल मेरे को बता दिए, क्योंकि शेड्यूल मेरे को दिखा नहीं है, तो नहीं लेकर नहीं, वो थोड़ा दिया नहीं है, अभी दिया नहीं है, दे देंगे आपको। हाँ कम्युनिकेट कर लेंगे वो इसके बाद दो है, 2 दिन उनका 2 क्लास उनकी होंगी, क्या प्रतिमा। कहते हैं, हाँ प्रतिमा के। तो वो डाइजेस्टिव सिस्टम पर, और उसके बाद फिर जो आपका फूड वाला रह जाएगा, तो वो इसी में आप कर लीजिए पहले। तो हम लोग सेकेंड सेमेस्टर में जब जाएंगे, तो सेकेंड सेमेस्टर में इसको हम लोग डाल देंगे आपका ये वाला ब्लड वाला। तो उसमें जो है, जो फर्स्ट सेमेस्टर वाले हैं उनको भी एक्सेस दे देंगे, और सेकेंड वालों को भी फायदा हो जाएगा। और अगर कोई थर्ड वाला होगा तो थर्ड वाले को भी एक्सेस दे देंगे। हम लोगों ने एसपेस से पढ़ाई की, खैर वो संस्थान अच्छा हमको पढ़ाता है, लेकिन थोड़ा टाइम कम मिलता है। यहाँ पर सर ने हम लोग को इतनी अपॉर्चुनिटी दी कि टाइम मिलता है कि हम लोग पढ़ पाए और सीख पाए, ये एक बड़ा मतलब है। और हम लोग कम्युनिकेट कर पाते हैं, वहाँ के कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। वो अपॉर्चुनिटी है कि हम लोग बोल सकते हैं कि सर इस पर डिस्कस करें। इसीलिए इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ ना कि जो समय हम बार बार क्यों तिवारी जी कह रहे हैं कि जिसको सेकेंड सेमेस्टर ज्वाइन करना हो तो ज्वाइन कर ले, जो क्योंकि जो सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ाएंगे एक्सेस तभी दे पाएंगे ना जबकि सेकेंड सेमेस्टर में वो ज्वाइन किए होंगे। तो जो लोग जैसे अभी 2-3 लोग, जैसे अभी शीतल बासुकिया ने ज्वाइन कर लिया, और अभी सहगल जी बोल रहे थे कि सहगल जी हम भी ज्वाइन करेंगे, तो बोले हम आपको 6-7 को बताएंगे। 5 से तो मेरी क्लास शुरू है, 5 से हमने तय कर दिया ना, सेकेंड सेमेस्टर 5 अगस्त से शुरू हो जाएगा। और उसमें हम लोग जो है तिवारी जी आपको तो 6 तारीख से आप जा रहे हैं ना? हाँ 6 को रहेंगे, हैं? 6 को उपलब्ध है, 6 को है, 7 से जा रहे हैं। तो शुरुआत में आप ही से करा दें क्या? जैसे आपकी इच्छा सर, नहीं जैसा हमारे आपको नहीं, लेकिन और दिनों में आपका क्लास कितने बजे आप ले पाएंगे? अच्छा मैं 1 सेकंड, अभी 2 मिनट के रुक जाइए। तो 7 हम बजे के एक पास, हाँ सेकंड, अरे 2 मिनट। तो हम लोग जो है खेमका सर के सपनों को पूरा करने के लिए अपना ज्ञान बढ़ाएंगे, दूसरों को ट्रांसफर करेंगे अपने ज्ञान को, उनका दूसरे जो ज्ञान होगा उसको अपने पास लाएंगे, ताकि हम लोग जो है अल्टीमेटली जो हमारा उद्देश्य है वो पीड़ित मानवता की सेवा है, और उसके साथ साथ अपनी भी सेवा है। तो इन्हीं उनका खेमका सर के सपने क्या है? ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग अभी वीडियो बंद करते हैं। धन्यवाद सर, बहुत बहुत थैंक यू। ओ मैंने भी